फिर से लाइव हो गया। हो गया, चलिए लाइव हो गया है, फिर से हो गया ना जी लाइव। चलिए क्लास जो है फिर से लाइव हो गया है। देखिए आपको सर्वर प्रॉब्लम की वजह से बार बार कट जा रहा है, ठीक है। और जो है आपको इस बार जो है रिकॉर्डिंग में भी लगा दीजिएगा, रिकॉर्डिंग में भी क्लास लगा दीजिएगा। इस बार अगर कटेगा ना तो फिर हम रुकेंगे नहीं, तो फिर जो है आपको क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन वाले आप लोगों को मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा, समझ गए। तो आ जाइए। अब सर्वर प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशन वाले को बोले हैं, वो तो ठीक कर दिया है। वो बोला एक बार टेस्ट कर लीजिए, तो टेस्ट आप ही के बैच में हो रहा है। तो हो सकता है कट अगर जाए तो घबराना ना है, रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं। रिकॉर्ड होने के बाद जो है वीडियो आपको रात तक अपलोड हो जाएगा। ऐसे कटना नहीं चाहिए। चलिए आ जाइए, अब ध्यान से सुनिए। आज से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। और आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसी सप्ताह से हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको बोल दिए थे जब इतिहास में आधुनिक की शुरुआत करेंगे तो जो है इतिहास का लास्ट पार्ट है और आसान पार्ट है। और पॉलिटी जैसे हम लेकर के चल रहे हैं, नागरिकता तक पढ़ा दिए हैं। तो अब आपके बैच में इसी सप्ताह से ज्योग्राफी की भी शुरुआत कर देंगे। आप समझ लीजिए आगे का प्लानिंग। सोमवार बुधवार को इतिहास का क्लास होगा, शनिवार को ज्योग्राफी का क्लास होगा, इंडियन ज्योग्राफी, और रविवार को इंडियन पॉलिटी का क्लास होगा। मतलब सामंजस्य बैठा करके अब तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और बहुत जल्द मॉडर्न खत्म होते होते भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा। और हमको लगता है कि पॉलिटी के भी 80 से 90% चीज हो जाएंगे। समझ गए। तो आप मान करके चलिए कि जो है जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो है आपको साइंस में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको अवेलेबल करवा ही दिया जा रहा है। वैसे ही आर्ट में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरे इतिहास, पूरे भूगोल और पूरे पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो भी हम आपको अवेलेबल करवा दे। ये हमारा प्रयास रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। कान खोल करके सुनिए। हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा। समझ गए। तो ये चीज है। और देखिए ये वीडियो आपको तब हम देंगे जब मान लिया जाए आपके पास टाइम हो, समय हो आपके पास उसको पढ़ने के लिए।
तब हम आपको ये वीडियो देंगे, नहीं तो वीडियो दे करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। समझ गए? तो फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो फाउंडेशन बैच में जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं ऑब्जेक्टिव का, वही वीडियो आपके बैच में ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा देंगे। और देखिए, जब हम दरोगा बैच दिए थे तो हमको पता था नोटिफिकेशन नहीं था, और इसलिए सभी दरोगा बैच के छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस अवेलेबल करवाए हैं, ताकि अगर मान लिया जाए सिलेबस खत्म भी हो जाता है तो उसके पास ऑनलाइन एक्सेस रहेगा, वो अपना परीक्षा तक पढ़ता रहेगा, परीक्षा तक। ये जो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी है, आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी है, वैकेंसी आने के बाद उसका जो परीक्षा होगा प्रीलिम्स का, तब तक आपका बैच का वैलिडिटी रहेगा, तब तक आपके बैच का वैलिडिटी रहेगा। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ऑनलाइन वालों के लिए ये बात बोल रहे हैं, ऑनलाइन वालों के लिए ये बात बोल रहे हैं, समझ गए? और ऑफलाइन वालों को हम भरोसा देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन नहीं आता, आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको जोड़ कर रखें किसी न किसी रूप में, ताकि अगर आप हमसे बिछड़ जाएंगे तो फिर इतना दिन जो हम आप पे मेहनत किए हैं, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अंतिम समय तक हम आपको जोड़ करके अपने साथ रखेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। समझ गए? अब आ जाइए, प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को। देखिए, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें मूल तौर पर पढ़ना क्या होता है। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये तमाम यूरोपियों का आगमन भारत में हुआ। और इन तमाम यूरोपियों में सबसे शक्तिशाली बनकर ब्रिटिश उभरा, और सबसे शक्तिशाली बनकर ब्रिटिश उभरा। और ब्रिटिश भारत में शासन किए। ब्रिटिश जो भारत में शासन किया, उस ब्रिटिश शासन का भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। ब्रिटिशों ने अपने शासन के तहत भारतीयों का शोषण किया। ब्रिटिशों ने जो भारतीयों का शोषण किया, उस शोषण के खिलाफ भारत के लोग आवाज उठाना शुरू किया, और फिर जाकर विद्रोह हुए। उन्हीं विद्रोहों में एक 1857 का विद्रोह हुआ, और 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और फिर भारत में राजनीतिक संगठन सबकी स्थापना होना शुरू हुआ। और उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई 1885 में। और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक किया, और अंततः कांग्रेस के नेतृत्व में ही 1947 ईस्वी में देश को आजादी मिली। तो कुल मिलाकर के अगर संक्षेप में देखा जाए तो हम यह बात कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमें भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत की आजादी तक, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, यूरोपियों ने भारत को गुलाम बनाया, और उस गुलामी की दास्ता से आजादी पाने को लेकर
जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए और अंततः भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इन्हीं सब चीजों के विषय में आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है। अब अगर हम चैप्टर की बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। क्या? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। और फिर 18वीं सदी के मध्य में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और उस प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। और जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो ब्रिटिशों ने भारत में शासन करने को लेकर एक पद लाया, बंगाल का गवर्नर का पद। वही बंगाल का गवर्नर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल, और वही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में जाकर भारत का गवर्नर जनरल, और वही भारत का गवर्नर जनरल बाद में जाकर भारत का वायसराय बना। तो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का होता है अंग्रेजों का भारत विजय। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का होता है ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारत पर प्रभाव। और इसके बाद अगला चैप्टर होता है 1857 का विद्रोह तथा छोटे छोटे विद्रोह। और फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और फिर कांग्रेस, फिर उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग। ये तमाम चैप्टर हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। तो यहां पर हम आपके साथ इस बात की चर्चा किए हैं कि आखिरकार आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें पढ़ने क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। यह भी संक्षेप रूप में ही हमने आपके साथ चर्चा किया है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सब चीज क्लियर होता जाएगा। तो आधुनिक पढ़ाते हुए मेरा प्रयास ये रहेगा ज्योग्राफी भी आपका खत्म कर दे, पॉलिटी भी खत्म कर दे। और आगे तो अभी तो मलमास चल रहा है या खरमास चल रहा है, अभी कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता है, समझ गए। तो आगे रक्षाबंधन के बाद सिर्फ त्योहार ही त्योहार होगा, दशहरा होगा, दिवाली होगा, छठ होगा। लेकिन दशहरा दिवाली छठ हम तो मनाते हैं नहीं। तो देखिए अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ भी कहना नहीं कहना चाहिए, काहे कि आज हम सोच करके क्या आए, 5, 7, 8 मिनट हम पहले आए थे, 5, 20, 21 में हम क्लास घुस गए थे, समझे। हम सोचे 10 मिनट में सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखे क्या हुआ। इसलिए अभी सोचना उचना नहीं है, जो जब होगा तब देख लेंगे। तो प्रारंभ कर देते हैं चैप्टर को। पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और पुनः हम आपको बता दें कि आपको जो है पीडीएफ नहीं दिए हैं, बुधवार को पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और 10 से 12 बैच में जो मॉडर्न पढ़ा है वो पीडीएफ मत लीजिएगा, पगला जाइएगा। 10 से 12 बैच का विद्यार्थी सब हमको गरियाता है, सही बता रहे हैं, गरियाता है। जबकि मटेरियल बहुत दिए हैं तैयो गरियाता है, बहुत मटेरियल है उसमें, ज्यादा दे दिए, हाँ ज्यादा दे दिए, इसलिए गरियाता है हमको। तो अब गाली नहीं ना सुनना है। तो इसलिए मॉडर्न का जो मटेरियल आपके बैच में देंगे आप वही लीजिएगा। बुधवार को पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आपको मैसेज करने, और ज्योग्राफी भी अपलोड करवा देंगे हम, शुक्रवार से शनिवार से पहले अपलोड करवा देंगे, ठीक है। आ जाइए, आप पढ़ते हैं क्या। पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन।
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, लेकिन उन यूरोपीय कंपनियों में जो प्रमुख यूरोपीय कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह प्रमुख यूरोपीय कंपनी है जिसका भारत आगमन हुआ। अब कंपनी है, भारत आगमन हुआ, तो कंपनी का भारत आगमन क्यों हुआ होगा? व्यापार करने के लिए हुआ होगा, व्यापार करने के लिए हुआ होगा। तो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ है वह व्यापार करने के लिए हुआ है। व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है। क्या 16वीं 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ? क्या उससे पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध नहीं था? हां, था। उससे पहले भी भारत और यूरोपियों के बीच व्यापारिक संबंध था व्यापारिक संबंध। लेकिन आप समझिएगा, एक नए मार्ग से, समुद्री मार्ग से व्यापार होना प्रारंभ आधुनिक काल में हुआ। पहले व्यापार स्थल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन समुद्री मार्ग से व्यापार होना प्रारंभ आधुनिक काल में हुआ। और देखिए, आपको यूरोप महादेश में एक देश था पुर्तगाल और एक देश था स्पेन। यहां पर आपको पुर्तगाल और स्पेन है। देखिए, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। ब्लू वाला स्पेन है और रेड वाला पुर्तगाल है। रेड वाला पुर्तगाल है। ये पता नहीं आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। ए, कहां गया जी तुम? भाग गया ही तो। ए, कहां भागा जी? ए, हल्ला मत कीजिए, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। ए, कहां भगा दिया ये है? अरे वो भाग गया, बनारस गया। वो बनारस की गलियों में उसका इंतजार हो रहा था। सोते नहीं है जी आप? हैं? मोबाइल खूब चलाते हैं ना? बीवी बाल बच्चा है? इन्फेक्शन हो गया? ओ, हाँ। चलिए, आज दिने खराब है। वो आज कहा नहीं जाता है, कभी काल जो है कोई ऐसा इंसान होता है जो कोयला में भी हाथ देता है तो सोना बन जाता है।
और कोई ऐसा होता है कि सोना में हाथ देता है तो कोयला बन जाता है। आज वैसा ही है वो, जहां पे हाथ दे रहा है गड़बड़े कर रहा है। चलिए, तो ये जो है आपको पुर्तगाल है, ये छोटा सा देश पुर्तगाल है, अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाता है। और पुर्तगाल के तुलना में स्पेन बड़ा है। ये देश आपको स्पेन है, स्पेन समझ गए, स्पेन है ये। स्पेन भी समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है। दोनों यूरोपीय देश है, दोनों यूरोपीय देश है। देखिए, आपको पुर्तगाल और स्पेन ने 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज करना प्रारंभ किया। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज करना प्रारंभ किया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन नामक देश ने अलग अलग स्थानों को खोजना प्रारंभ किया। पुर्तगाल और स्पेन नामक देश ने अलग अलग स्थानों को खोजना प्रारंभ किया। भारत को खोजने निकला, ब्राजील को खोजने निकला, अमेरिका को खोजने निकला। अलग अलग स्थानों का खोज करना प्रारंभ किया, अलग अलग स्थानों का खोज करना प्रारंभ किया। और देखिए, एक पुर्तगाली राजा हुआ करता था, उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन की एक रानी हुआ करती थी, उसका नाम था इसाबेल। स्पेन की रानी इसाबेल और पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर, ये दोनों को भौगोलिक खोज में बड़ी मजा आता था। मतलब नए नए स्थानों की खोज की जाए, उसको ये दोनों बड़ी प्रोत्साहित करता था। पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल दोनों भौगोलिक खोज को काफी प्रोत्साहित करता था और करती थी। तो फिर पुर्तगाल के नाविक सब और स्पेन के नाविक सब अपने राजा के संरक्षण में अलग अलग स्थानों को खोजने को लेकर निकला। इस क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला। सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। 16 जुलाई को यहां से एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया था तो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, 2-3 बात सुनिएगा। पहली बात, 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के किस 2 देश ने भौगोलिक खोज में अग्रणी भूमिका निभाया? तो उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन। अब देखिए, पुर्तगाली नाविक और स्पेन नाविक में सर्वप्रथम किसने भौगोलिक खोज को लेकर अपने अभियान की शुरुआत किया? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक ने भौगोलिक खोज को लेकर अपने अभियान की शुरुआत किया। सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक ने भौगोलिक खोज को लेकर अपने अभियान की शुरुआत किया। इसलिए 16 जुलाई को हुए परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था कि भौगोलिक खोज का नेतृत्व किस देश ने किया, भौगोलिक खोज का नेतृत्व किस देश ने किया, तो आंसर हो जाएगा
क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री ही भारत को खोजने निकले थे, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री ही भारत को खोजने निकले थे, और इसलिए इसका आंसर पुर्तगाल हो जाता। बहुत विद्यार्थी स्पेन के चक्कर में था, स्पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पेन के नाविक बाद में भौगोलिक खोज में पार्टिसिपेट किया था, पहले पुर्तगाली नाविक ने जो है भौगोलिक खोज में पार्टिसिपेट किया, इसलिए 16 जुलाई को जो यहां से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर हो जाता पुर्तगाल। अब देखिए बार्थोलोम्यो डियाज, अगर बात बार्थोलोम्यो डियाज की करें, बार्थोलोम्यो डियाज पुर्तगाली यात्री था। कहां का यात्री था? पुर्तगाल। रेड कलर से जो है ये पुर्तगाल है। बार्थोलोम्यो डियाज पुर्तगाली यात्री था। ये 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से अपना नाव लेकर अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत को खोजने निकला। ये दिशा सूचक यंत्र के सहयोग से भारत के लिए आगे बढ़ा। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने को लेकर बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट के मार्ग का अनुसरण किया, और अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट के मार्ग का अनुसरण करते हुए बार्थोलोम्यो डियाज आगे बढ़ा और अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी भाग में पहुंचा। अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणी भाग में पहुंचा और अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में पहुंचा, और यहां से बार्थोलोम्यो डियाज आगे नहीं बढ़ पाए। यहां से बार्थोलोम्यो डियाज आगे नहीं बढ़ पाए और बार्थोलोम्यो डियाज ने इस जगह को नाम दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप नाम दिया, केप ऑफ गुड होप नाम दिया, केप ऑफ गुड होप नाम दिया। यहां से आगे बार्थोलोम्यो डियाज नहीं बढ़ पाए। बार्थोलोम्यो डियाज भारत को खोजने निकला था, लेकिन भारत को खोजने में वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारत को खोजने में बार्थोलोम्यो डियाज सफल नहीं हो पाया, परंतु बार्थोलोम्यो डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाला। आपसे पूछा जाता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो कब खोज किया? 1400। अब देखिए, जब बार्थोलोम्यो डियाज भारत को नहीं खोज पाया, तत्पश्चात कोलंबस, स्पेन के यात्री के तौर पर कोलंबस देखते हैं, एक मक्खी और मच्छर भी आदमी को नाकाम बना देता, समझे? अब देखिएगा, स्पेन के यात्री के तौर पर, स्पेन के यात्री के तौर पर कोलंबस, ये स्पेन है, स्पेन के यात्री के तौर पर कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला, लेकिन कोलंबस अपने मार्ग से भटक गया। कोलंबस अपने मार्ग से भटक गया, उसको जाना था भारत, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका खोजना था भारत को, लेकिन खोज दिया अमेरिका। और जब अमेरिका को खोज दिया कोलंबस ने, तो कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। नई दुनिया कहा। कोलंबस ने अमेरिका को क्या कहा? नई दुनिया।
नई दुनिया कहा, और साथ ही साथ यहां के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन, रेड इंडियन कहा। अब देखिए, यूरोप वासियों को अमेरिका के विषय में पता नहीं था। यूरोप वासियों को अमेरिका के विषय में पता तब चला जब कोलंबस भारत के जगह अमेरिका पहुंच गया। इसलिए अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया गया। अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया गया। यूरोपवासी भारत से पहले से परिचित था। यूरोपवासी भारत से पहले से परिचित था। यूरोपवासी सिर्फ भारत जाने हेतु एक समुद्री मार्ग का पता लगा रहा था। लेकिन यूरोपवासी की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपवासी अमेरिका से परिचित नहीं था। तो कोलंबस भी भारत को नहीं खोज पाया। कोलंबस के बाद भारत को खोजने निकला 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। कोलंबस के बाद 1498 ईस्वी में भारत को खोजने कौन निकला? तो कोलंबस के बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। वह पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया और वास्को डी गामा ने बार्थोलोम्यो डियाज के मार्ग का अनुसरण किया। वास्को डी गामा बार्थोलोम्यो के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पहुंचा और वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पहुंचने के पश्चात यहां से आगे बढ़ा। और जब वास्को डी गामा यहां से आगे बढ़ा तो वास्को डी गामा का एंट्री हिंद महासागर में हुआ और तब जाकर के वास्को डी गामा का एंट्री अरब सागर में हुआ। वास्को डी गामा हिंद महासागर के क्षेत्र में ही वास्को डी गामा की मुलाकात गुजरात के एक नाविक अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद, कहीं पर अब्दुल माजिद लिखता है, कहीं पर अब्दुल मुनीद लिखता है। हिंद महासागर में गुजरात के व्यापारी या गुजरात के नाविक अब्दुल मुनीद के साथ वास्को डी गामा की मुलाकात हुई। वास्को डी गामा को भारत नहीं पता था। वास्को डी गामा जब अब्दुल मुनीद से बात किया तो उसे पता चला कि अब्दुल मुनीद भारत का है, तो भारत का मार्ग तो बता ही देगा। वास्को डी गामा ने फिर अब्दुल मुनीद से भारत का मार्ग पूछा और उसी मार्ग पर चलते हुए अब्दुल मुनीद ने जो रास्ता दिखाया था उसी मार्ग पर चलते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा। और वास्को डी गामा की अगर बात करें तो वास्को डी गामा मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा और भारत का जो पश्चिमी तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। भारत का जो पश्चिमी तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है और मालाबार तट के अंतर्गत वास्को डी गामा केरल के कालीकट पहुंचा था। केरल के कालीकट पहुंचा। जब केरल के कालीकट वास्को डी गामा पहुंचा तो वास्को डी गामा तो फिरंगी था, विदेशी था, मेहमान था भारत के लिए। उस समय केरल के जो शासक होते थे अभिषेक कुमार, आप ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले हैं। हम ये बोले हैं कि स्पेन के नाविक के तौर पर, हम कभी ये नहीं बोले हैं कि स्पेन निवासी कोलंबस। क्या हम एक भी बार स्पेन निवासी कोलंबस बोले हैं? नहीं बोले।
स्पेन के नाविक के तौर पर कोलंबस भारत को खोजने निकला, हम ये बात बोले हैं। और कोलंबस इटली का रहने वाला था, यह सत्य बात है। कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था, लेकिन वो स्पेन के नाविक के तौर पर भारत को खोजने निकला। हम बार बार इस बात का ही जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए, समझे। समझे हो अभिषेक कुमार कि नहीं समझे? चलिए, सब भारत को क्यों खोज रहा था आगे बताते हैं। भारत को क्यों खोज रहा था आगे बताते हैं। क्लियर है? अब आगे सुनिए। वास्को डी गामा अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद की सहायता से आपके नानी गांव से आया था। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है, कहां से आया था? सब चीज तो बताइए रहे हैं, पुर्तगाल से आया, स्पेन से आया। इसके नानी गांव से आया था जो पूछा है। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर, मालाबार तट के अंतर्गत केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचा। उस समय केरल के जो राजा हुआ करते थे उसे जेमोरिन कहा जाता था। उस समय केरल के राजा को जेमोरिन कहा जाता था। जेमोरिन केरल के राजा का नाम नहीं था, बल्कि जेमोरिन जो है उपाधि था। जेमोरिन उपाधि था। जेमोरिन जब वास्को डी गामा को देखा तो जेमोरिन काफी प्रसन्न हुआ और जेमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। लेकिन जब जेमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया तो उसका विरोध भारत में व्यापार कर रहे अरबी मुल्क के व्यापारियों ने किया। जेमोरिन ने जो वास्को डी गामा का स्वागत किया तो उसका विरोध भारत में व्यापार कर रहे अरबी मुल्क के व्यापारियों ने किया। क्यों विरोध किया? तो अरबी मुल्क के व्यापारियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि जब तक वास्को डी गामा भारत नहीं आया था तब तक भारत में अरबी मुल्क के व्यापारियों का व्यापारिक संप्रभुत्व स्थापित था। मतलब अरबी मुल्क के व्यापारी भारत में व्यापार करते थे। लेकिन अब वास्को डी गामा जो आया वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आया, वो घूमने के लिए थोड़े आया था ना। भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से वास्को डी गामा आया था। और अरबी मुल्क के व्यापारियों को यह पता चल गया कि अब तो हमारा कंपटीटर भारत में आ गया है, हमारा प्रतिद्वंदी भारत में आ गया है। तो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन होने वाला था वह अरबी मुल्क के व्यापारियों का कंपटीटर था, प्रतिद्वंदी था। और इसलिए अरबी मुल्क के व्यापारियों ने वास्को डी गामा के स्वागत का विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद जेमोरिन खुलकर वास्को डी गामा का स्वागत किया। जेमोरिन ने खुलकर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत में कुछ दिन तक रुके। वास्को डी गामा भारत के विषय में जाने, भारत के साथ कौन से वस्तु का व्यापार करना है नहीं करना है ये सब समझे बूझे। और समझने बूझने के बाद
वास्को डी गामा वापस अपने देश उसी मार्ग से पुर्तगाल लौट गए जिस मार्ग से वो आए हुए थे। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल लौटने लगे तो वो भारत का कुछ मसाला लेकर वापस पुर्तगाल लौटे। भारत का कुछ मसाला लेकर वापस पुर्तगाल वास्को डी गामा लौटे। जब आपको वास्को डी गामा मसाला लेकर पुर्तगाल पहुंचे और पुर्तगाल के बाजार में उस मसाला को बेचा गया तो कहा जाता है कि जितना में खरीदा गया था उससे 60 गुना अधिक मुनाफा उस मसाला को बेचने से वास्को डी गामा को प्राप्त हुआ। 60 गुना अधिक, 60 6 पर 0 60, यानी जितना में खरीदा था 1 रुपया में खरीदा तो 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ, मतलब सीधे 61 रुपया में बिका। 1 रुपया तो उसका मूल्य हो गया, 60 गुना अधिक। जब इतना अधिक मुनाफा मसाला के व्यापार में वास्को डी गामा को मिला तो यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग के तरफ फैल गया। यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग के तरफ फैल गया और फिर पुर्तगाल में भारत के साथ मसालों के व्यापार करने को लेकर एक यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई जिसे नाम दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे ही एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के है या एस्तादो द इंडिया कंपनी के है, इसकी स्थापना 1498 में भारत के साथ मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। भारत के साथ मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े व्यापारी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए। भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का काम पुर्तगालियों ने किया और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया। और यही कारण है पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है क्योंकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का काम पुर्तगालियों ने किया है। यही कारण है कि पुर्तगालियों को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। समुद्रों का पूछा जाता है आपसे किस यूरोपीय कंपनी को समुद्रों का स्वामी कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली। क्लियर। चलिए, यहां तक बात कुछ समझ में आया? यहां तक 1 सेकंड में याद कर ले। चलिए, देखिए अभिषेक कुमार, पहले भी अभिषेक कुमार न था, इससे पहले भी ना क्या था उस टाइम? ये जो है ना ज्यादा होशियार है, ये कमेंटे करते रह जाएगा, हमको पूरा पता है। ऐसे तो इसके क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन भर कमेंटे करते रह जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, हम अभी भी लेक्चर के दौरान बोले हैं, आप स्वयं जवाब दीजिएगा। क्या आधुनिक काल से पहले भारत और यूरोपियों के बीच व्यापारिक संबंध नहीं था? था, और वो व्यापार स्थल मार्ग से होता था। तो पुर्तगाली या अन्य यूरोपीय लोग
भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था, एक समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था। भारत की खोज नहीं कर रहा था कोई, भारत तो पहले ये से था, भारत तो पहले से था। अरे भारत पहले से था तब ना सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया जी। और सिकंदर भी तो यूरोपवासी ही था, सिकंदर यूरोपीय था जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर यूरोपवासी था जो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो भारत तो पहले से था, भारत तो पहले से था। भारत के साथ व्यापार करने को लेकर एक नए समुद्री मार्ग की खोज में जुटे हुए थे यूरोपवासी, ना कि भारत की खोज में जुटे हुए थे। किताब में जो ये लिखा होता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, ये गलत है। जबकि ये लिखा हुआ होना चाहिए कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया, वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। और अब देखिए, अब देखिए हुआ क्या था। आखिरकार यूरोपवासी समुद्री मार्ग का ही पता क्यों लगा रहा था। देखिए हुआ यह था, आप समझिएगा इस बात को, आप समझिएगा इस बात को। हुआ क्या था, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम आपको इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ाए हैं। और बात अगर इस्लाम धर्म की करें तो इस्लाम धर्म का उदय कहां हुआ है? इस्लाम धर्म का उदय कहां हुआ है? आए सऊदी अरब में हुआ है ना, अरब प्रायद्वीप में। ये अरब प्रायद्वीप है, ये वाला एरिया अरब प्रायद्वीप है। ये जो अरब प्रायद्वीप है, इस अरब प्रायद्वीप में ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। और अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था 7वीं सदी ईस्वी में। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू कर दिया, फैलना, इस्लाम धर्म का विस्तार होना शुरू हो गया, इस्लाम धर्म का विस्तार होना शुरू हो गया। उसी क्रम में इस्लाम धर्म का विस्तार तुर्की के एरिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, भारत में हुआ, हर क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब देखिए यूरोपीय व्यापारी व्यापार करता था, ये यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश है। यहां के व्यापारी इस मार्ग से तुर्की होते हुए, अरब प्रायद्वीप, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत आता था। लेकिन जिस मार्ग से यूरोपीय व्यापारी भारत आता था ना, उस मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। जिस स्थलीय मार्ग से यूरोपीय व्यापारी भारत आता था व्यापार करने को लेकर, उस मार्ग पर मुसलमानों ने, उस मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उस मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अब जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, तो अब जब यूरोपीय व्यापारी इस मार्ग से आने लगा, तो मुसलमानों ने कहा टैक्स दीजिए, पैसा पैसा, तब जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। और यूरोप के लोग लॉ जानते थे, दो नहीं जानते थे, लेना जानते थे लेकिन देना। यूरोप के लोग टैक्स लेते थे, टैक्स देते नहीं थे। तो अभी मुसलमान सब कहने लगा टैक्स दो, टैक्स टैक्स। तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना
भारत के लिए एक नया मार्ग खोज लेते हैं, अपना उसी मार्ग से जाकर व्यापार करेंगे। मुसलमान को नहीं देंगे टैक्स, मुसलमानों को कर नहीं देंगे। तो इसलिए भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करना प्रारंभ किया। कुछ दिमाग में घुसा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। एगो है विकास कुमार, कौन से जगह से आया था सर? ठीक है, आपके नानी गांव से आया था बोले तो आपको तो उत्तर दे ही दिए। चलिए अब आगे आइए, अल्लाह ने, अब आगे आइए, याद कीजिए। बास एगो लड़का पूछ रहा है वास्को डी गामा गुजरात क्यों नहीं गया? हे भगवान। क्या कहते हैं, क्या पूछा था? गुजरात क्यों नहीं? अरे गुजरात में गांधी जी थे, मोदी जी थे, कैसे चले जाता गुजरात? बताइए, अभी भी बोले हैं ज्योग्राफी भी होगा। अब एक लड़का सर ज्योग्राफी होगा ना, कहाँ थे? नानी गांव में थे इससे पहले आप जब हम बोल रहे थे तो। अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहा है। एगो बोल रहा है सर नोट नहीं मिलेगा। नहीं, आपके दादी गांव में मिलेगा नोट। इसका मतलब है ये सब शुरू से क्लास नहीं कर रहा है, आज का क्लास भी शुरू से नहीं कर रहा है। सब बात स्पष्ट किए हैं ना जी? बा महाराज है कमेंटेटर है। पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, बताइए। चलिए आइए, 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज में अग्रणी भूमिका किस दो देश ने निभाया? पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? चलिए आगे बताइएगा। कैप ऑफ गुड होप का खोज कौन किया? बार्थोलोमियो। कैप ऑफ गुड होप को, कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? किसने किया है? कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? कहां का था वो? पुर्तगाल। कहां का था? कहां का था? पुर्तगाल। अमेरिका की खोज कौन किया? कौन किया? कब किया? कब किया? कब किया? नई दुनिया किसे कहा जाता? अमेरिका के निवासियों को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कब किया? 1400। वास्को डी गामा जो है किसकी सहायता से भारत पहुंचा? किसकी सहायता से? भारत के कौन तट पर आए? कौन बंदरगाह? जेमोरिन ने स्वागत किया। जेमोरिन ने जो वास्को डी गामा का स्वागत किया उसका विरोध किसने किया? किसने किया? किसने किया? क्लियर है? और सब बात क्लियर? देखिए ऑनलाइन वाले लोग हाथ जोड़ते हैं। क्लास कीजिए तो पूरा क्लास कीजिए, नहीं तो मत कीजिए आप, या फिर रिकॉर्डिंग ही पूरा देखिए आप। अब बीच में जो है घुस करके फलना कब होगा, चिलना कब होगा, नानी गांव कब जाइएगा, दादी गांव कब जाइएगा, नोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब सवाल मत किया कीजिए। शुरू से क्लास करते तो आपको ये सब सवाल करने का कोई जरूरत नहीं होता। अरे तुम वहां पर बैठल है, तुम वहां पर कौन चीज के लिए बैठल है, उस सबको तुम जवाब नहीं दे सकता था कि नोट मिलेगा, बुधवार को मिलेगा। सिर्फ मुंह देखते रहता है, आए दो स्विच दबा दिए बस हो गया। चलिए और सब बढ़िया? क्लास कटाने न है जी, या कटाने न है? हाँ
चलिए अब इससे आगे जो है, आज तो क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा, ठीक है। अब नेटवर्क इश्यू हो रहा था तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अब सुनिए सुनिए, होमवर्क क्या दिए थे? चार 421, 51 से 100। चलिए जवाब दीजिए तो। ए लड़की, ए खड़ा होइए। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन संप्रदाय से थे? सोहरावर्दी। खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है कौन किताब से? तबकाते नासिरी। तबकाते पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी दादा भाई। फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? हाजी सरियतुल्लाह। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता? जैनुल। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर? जाम्बेजी। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? बागवानी। अलास्का किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहां अवस्थित है? माउंट आबू। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? आनंद। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता? 24। सुबर्तो कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ? गणित। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? आवृत्ति को मापा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? क्या है? वसा है। बहुत बढ़िया है। आगे होमवर्क सुनिए, पेज नंबर 447 से पेज नंबर 457, इसमें सुन लीजिए। पेज नंबर 447 से 457, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 कर लीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र में दीजिए। घटना चक्र और ये दोनों था, भागवत धर्म था। अगला होमवर्क शैव धर्म है। अगला होमवर्क क्या है? घटना चक्र में भी शैव धर्म है और नोट में भी शैव धर्म है, ठीक है। हाँ, इसमें दोनों हो गया। तो नोट से शैव धर्म कर लीजिएगा, नोट से शैव धर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नोट से शैव धर्म कर लीजिएगा। नोट से अगला होमवर्क है शैव धर्म, और घटना चक्र में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, भागवत धर्म शैव धर्म दोनों, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिए तो। भागवत धर्म के संस्थापक कौन था जी? कृष्ण। किस जैन तीर्थकर का संबंध भगवान कृष्ण से था? भगवत गीता के रचनाकार? वेद। विदिशा या वेशनगर स्तंभ कौन राज्य में मिला? मध्य। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कौन काल में हुआ? गुप्त। गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में देवगढ़ में कौन मंदिर बनवाया गया? दशावतार। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। आगे बताइएगा। बारह अलबार संतों में एगो महिला थी, क्या नाम था? अंडालिया कोदई। अंडालिया, क्लियर है? विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद से प्राप्त हुआ? ऋग वेद से प्राप्त हुआ है। आगे जो है शैव धर्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे शैव धर्म पढ़ लीजिएगा।
और घटना चक्र में भी शैव धर्म देख लीजिएगा, ठीक है। लड़की को निकलने दीजिएगा तब निकलिएगा आप लोग, लड़की लोग निकलिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छा अगले क्लास में लड़की लोग निकलिए। धन्यवाद, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग को निकलने दीजिए। हाँ 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 आ जाएगा, देखिए काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, काम होगा, आ जाएगा जल्दी। लड़की लोग निकलिए फटाफट, हमको भी निकलने दीजिएगा हीरो सब, ठीक है। निकलिए, दोस्ती नहीं फरियाना है, निकलना है अभी।